नमस्कार। आज का टॉपिक है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण के 8 सूत्र पर वीडियो बना चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देख ली होंगी। आज 9वां सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। तो अनुनासिक जो अंतिम शब्द दिख रहा है आपको, अनुनासिक किसे कहते हैं? तो अनुनासिक किसको कहेंगे, इसके विषय में लिखा गया है मुख नासिका वचनो अनुनासिक। मुख और नासिका दोनों के द्वारा साथ साथ उच्चरित किए जाने वाले वर्ण को अनुनासिक कहते हैं। बच्चों, मुख नासिका वचनो अनुनासिक हो एक सूत्र है संज्ञा प्रकरण में। तो इसमें बताएगा अनुनासिक किसे कहता है। ये जो बीच में अ है, अनुनासिक वर्ण क्या है, किसे कहते हैं? उन वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं जिनका उच्चारण मुख से भी होगा, नासिका से भी होगा। क्लियर? आपको बात समझ में आ गई होगी, सूत्र समझ में आ गया होगा। किसी भी वर्ण का उच्चारण हम मुख से तो करते ही करते हैं, लेकिन नाक का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो जिन वर्णों का उच्चारण हम मुख और नासिका, नाक दोनों के सहारे करेंगे, उसको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अब देखिए, मुख और नासिका से साथ साथ बोले जाने वाले वर्ण अनुनासिक संज्ञा वाला होता है। अर्थात जिसका उच्चारण हम मुख और नासिका के दोनों के द्वारा साथ साथ करेंगे, उसको अनुनासिक वर्ण कह देंगे। अर्थात मुख और नासिका दोनों की सहायता से उच्चरित स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। यहाँ पर स्वरों की ही बात करी जा रही है, तो उन स्वरों को अनुनासिक कहेंगे जिनका हम उच्चारण मुख और नासिका दोनों से करेंगे। इस प्रकार अ, ई, उ, री अनुनासिक भी होंगे और अनुनासिक भी होंगे। अनुनासिक के विषय में ये 3.5 लाइन आपके सम्मुख है। ये बताता है कि अनुनासिक किसे कहते हैं। बाद में लिखा है अ, ई, उ, री, इसके एग्जाम्पल है। यानी कि अ को हम अनुनासिक भी कहेंगे, अनुनासिक भी कहेंगे। यानी कि अ का उच्चारण हम अनुनासिक से भी कर सकते हैं, नाक और मुख से भी कर सकते हैं, और बिना नाक के भी कर सकते हैं। अ, ई, उ, री ये जो हैं बच्चों अनुनासिक भी होंगे और अनुनासिक भी होंगे। इस प्रकार अ, ई, उ, री प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। अब अ के कितने भेद होंगे? 18 होंगे। ई के कितने भेद होंगे? 18 होंगे। उ के कितने भेद होंगे? 18 होंगे। री के कितने भेद होंगे? 18 होंगे। अब अ के 18 भेद कैसे होंगे, ये देखना है। देखिए, बता रखा है 3 ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो जाएंगे, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। फिर 3 उदात्त अनुदात्त स्वरित हो जाएंगे। फिर अनुनासिक और अनुनासिक हो जाएंगे। इन 3 गुणा 3 गुणा 2 करेंगे तो 18 हो जाएंगे। तो अ के 18 भेद कैसे होंगे बच्चों? 3 ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो जाएगा, 3 उदात्त अनुदात्त स्वरित हो जाएंगे, और 2 अनुनासिक और अनुनासिक हो जाएंगे। तो अ के 18 भेद कैसे करें, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही ई के भी 18 भेद हो जाएंगे बच्चों, उ के भी 18 भेद हो जाएंगे, री के भी 18 भेद हो जाएंगे। ये सूत्र में जो कह रहा हूं, अ के 18 भेद, ई के 18 भेद, उ के 18 भेद, री के 18 भेद, उसी को समझ में आएंगे जिसने 9वें सूत्र से पहले 8 सूत्रों को भली भांति देखा होगा। तो इस सूत्र में आपने क्या सीखा? अनुनासिक किसे कहते हैं? बताइए, कमेंट में बताइए अनुनासिक किसे कहते हैं।
अच्छा, अब देखते हैं, आपको मालूम हो चुका अनुनासिक किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों के द्वारा सांसा किया जाएगा उसको अनुनासिक कहेंगे। हमने अ ई उ री को अनुनासिक भी बोल दिया, अनुनासिक भी बोल दिया। अनुनासिक का मतलब अ ई उ री का उच्चारण हम अनुनासिक से भी कर सकते हैं और बिना नासिका से भी कर सकते हैं। नासिका से भी कर सकते हैं, अगर नासिका के साथ साथ करेंगे अनुनासिक हो जाएगा, और बिगर नासिका के साथ करेंगे तो अनुनासिक हो जाएगा। अ के 18 भेद मालूम, ई के 18 भेद मालूम, उ के 18 भेद मालूम, री के 18 भेद मालूम। उसके साथ आपने ह्रस्व किसको कहते हैं ये भी सीख लिया, दीर्घ किसको कहते हैं ये भी सीख लिया, प्लुत किसको कहते हैं ये भी सीख लिया। अगर अभी भी ये बात आपको मालूम नहीं है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको उदात्त क्या है ये भी सीख लिया, अनुदात्त क्या है ये भी सीख लिया, स्वरित क्या है ये भी सीख लिया, अनुनासिक भी सीख लिया और अनुनासिक भी आपको आ गया बच्चों। अब एक होता है लिरि वर्ण के 12 भेद होते हैं। भाई हम कह रहे हैं ओ के 18, ई के 18, उ के 18, री के 18, तो लिरि के 12 क्यों होते हैं? लिरि के वर्ण के 12 भेद इसलिए होते हैं क्योंकि लिरि वर्ण का दीर्घ नहीं होता, ठीक है ना, ये वाला हट जाएगा, तो ये वाला हट जाएगा तो यहाँ दो ही रह जाएंगे, ह्रस्व और प्लुत हो जाएंगे, तो अपने आप 2 3 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है ना। इस लिरि के 12 भेद क्यों होते हैं? क्योंकि लिरि का दीर्घ नहीं होता है, बाकी सब होते हैं, ह्रस्व भी होगा, प्लुत भी होगा, उदात्त भी होगा, अनुदात्त भी होगा, स्वरित भी होगा, अनुनासिक भी हो गया, अनुनासिक भी हो गया, तो केवल दीर्घ न होने से लिरि के 12 भेद होते हैं, ठीक है ना। और कैसे होते हैं देखो, 3 उदात्त अनुदात्त स्वरित हो गए, 2 ह्रस्व और प्लुत हो गए, यहां से दीर्घ हटा दिया देखो, और 2 अनुनासिक और अनुनासिक हो गए, 3 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो 2 3 दूना 6 दूना 12 हो जाएगा। तो कोई प्रश्न करे कि लिरि वर्ण के कितने भेद होते हैं तो आपका उत्तर होगा 12। अब 12 कैसे होंगे आपको ये मालूम होना चाहिए, एक ह्रस्व होगा, एक प्लुत होगा, दीर्घ नहीं होगा, उदात्त अनुदात्त स्वरित, अनुनासिक और अनुनासिक। अब देखिएगा एच, एच एक प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत ए आई ओ औ आते हैं। अगर ए के कितने भेद होते हैं कहेंगे तो 12 भेद होते हैं, आई के कितने भेद होते हैं 12 भेद होते हैं, ओ के कितने भेद होते हैं 12 भेद होते हैं, औ के कितने भेद होते हैं 12 भेद होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता, ठीक है ना, ए आई ओ औ दीर्घ और प्लुत होते हैं, ह्रस्व नहीं होते हैं, तो अपने आप 12 हो जाएंगे। थोड़ा आपको समय दे, गणित सीखने के लिए थोड़ा समय देना होगा, छोटी सी सामान्य सी गणित है। तो ए आई ओ औ ह्रस्व नहीं होते, इसलिए ए आई ओ औ के 12 भेद होते हैं। ए के 12 भेद कैसे? 3 उदात्त अनुदात्त स्वरित हो गए, उदात्त अनुदात्त स्वरित हो गए, दीर्घ और प्लुत हो गए क्योंकि यहाँ ह्रस्व नहीं आएगा, और अनुनासिक और अनुनासिक हो गए, ठीक है बच्चों। तो आपने इस 90 नंबर में क्या सीखना था, अनुनासिक किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं आपको मालूम हो चुका है। एग्जाम्पल के रूप में आपने कहा कि अ ई उ री को अनुनासिक भी कहेंगे, अनुनासिक भी कहेंगे। अब अनुनासिक क्या है ये मालूम हो गया, अनुनासिक क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब हमने इस टॉपिक को और बेहतरी से सीखने के लिए क्या बोल दिया, अ के 18 भेद होते हैं, ई के 18 भेद होते हैं, उ के 18 भेद होते हैं, री के भी 18 भेद होते हैं। अब हमने मुख नासिका वचनों अनुनासिकाओं में जितने भी स्वर होते हैं उनके भेद भी सीख लिए। अ ई उ री के तो 18 हो गए, बाकी जो बचा लिरि, लिरि वर्ण के 12 भेद हो गए। कौन कौन से हुए आपको मालूम हो गया है। ए आई ओ औ के भी 12 भेद हो गए, कौन कौन से हो गए आपको मालूम हो गया। तो आप इसको और बेहतरी से सीखने के लिए अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा।
मुख नासिका वचनो अनुनासिक। अनुनासिक किसको कहते हैं? आइए अगला सूत्र, सूत्र नंबर 10 देखते हैं। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। सवर्ण किसको कहते हैं? अब इसको समझने के लिए 3 शब्दों को ले। सवर्ण संज्ञा किनकी होती है, किसकी होती है? सवर्ण संज्ञा क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य कहते हैं, तुल्य कहते हैं समान, आस्य का मतलब होता है उच्चारण स्थान। प्रयत्न कहते हैं, आपने प्रयत्न सुने होंगे, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ठीक है। जिनके तुल्य माने समान, आस्य माने उच्चारण स्थान, जिनके उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान होते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। सवर्ण संज्ञा किनकी होती है? जिनके आस्य का मतलब उच्चारण स्थान, प्रयत्न का मतलब प्रयत्न, जिनके उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान होते हैं उनको सवर्ण कहते हैं, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर आदि प्रयत्न समान होंगे उनकी सवर्ण संज्ञा होगी। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, देखिएगा आप। उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर आदि प्रयत्न, ये दोनों जिन वर्णों के समान होते हैं वे परस्पर सवर्ण संज्ञा वाले होते हैं। एक तो उच्चारण स्थान है, आपने कक्षा 9 कक्षा 11 में सीखा होगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ उच्चारण स्थान होते हैं। किसी वर्ण का उच्चारण, जैसे क का उच्चारण स्थान कंठ है, इस तरीके से सीखा होगा बच्चों। तो प्रयत्न भी सीखे होंगे आपने। आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, बाह्य प्रयत्न होते हैं। अर्थात कोई भी वर्ण ऐसा होना चाहिए जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर आदि प्रयत्न समान होंगे, उनकी सवर्ण संज्ञा होगी। अब देखो, मुख में कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान होते हैं। ये जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ मुख में ही होते हैं उच्चारण स्थान, ठीक है। वर्णों के आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न भी होते हैं। तो वर्णों के 2 प्रकार के प्रयत्न कहे गए हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न। ये भी आपको सीखना चाहिए। इस प्रकार जिन जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर आदि प्रयत्न तुल्य होंगे वे परस्पर सवर्ण कहलाएंगे। सवर्ण कौन कहलाएंगे? जिनके आभ्यंतर आदि प्रयत्न और उच्चारण स्थान जो है तुल्य होंगे, यानी कि समान होंगे, वो सवर्ण संज्ञा कहलाएंगे या सवर्ण कहलाएंगे। लरी और री और लरी वर्ण परस्पर सवर्ण कहलाते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए, री और लरी वर्ण परस्पर सवर्ण कहलाते हैं। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम को सीखने के लिए पहले आप सूत्र पढ़ना सीखिए, तो सवर्ण संज्ञा किनकी होगी वो सीखिए। एग्जाम्पल आपको मालूम है, री और लरी सेम ही है, इनकी सवर्ण संज्ञा होती है। 2 चीजें हैं इसमें, उच्चारण स्थान और प्रयत्न। उच्चारण स्थान और प्रयत्न जिनके समान होंगे उनका सवर्ण संज्ञा वाले हो जाएंगे, सवर्ण संज्ञा कहलाएंगे। सवर्ण संज्ञा कहते हैं, री और लरी सवर्ण कहलाते हैं। और अधिक बेहतरी से सीखने के लिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2-3 बार जरूर इसको पढ़िएगा। आज की वीडियो में अंतिम सूत्र है, आज की वीडियो के लिए 11वां सूत्र है, परः सन्निकर्षः संहिता। इसके आगे जो 3 सूत्र शेष रहेंगे उनको हम अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में सीखिएगा परः सन्निकर्ष संहिता। अब देखते हैं संहिता किसको कहते हैं। संहिता किसको कहते हैं? संहिता कहते हैं सन्निकर्ष। सन्निकर्ष माने निकटता, निकर्ष माने निकटता, बहुत नजदीक, वर्णों की अत्यंत निकटता को संहिता कहते हैं। यानी कि 2 वर्णों में
निकटता जब होगी ना बच्चों, उसको संहिता कहते हैं। सन्निकर्ष का मतलब निकटता, नजदीक, समीपता। किनकी समीपता? वर्णों की समीपता। तो संहिता किसको कहा? परः सन्निकर्षः संहिता किसको कहेंगे? दो वर्णों की या वर्णों की अत्यंत निकटता को संहिता कहते हैं। सन्निकर्ष का मतलब निकटता होता है, किनकी निकटता? वर्णों की। देखिएगा, वर्णों की अत्यंत निकटता को संहिता कहते हैं। जैसे मधुधन अरि। अब मधुधन अरि को समझिएगा, मधु में उ है, अरि में अ है। उ और अ में निकटता है और नजदीक है, नजदीक है, समीपता है, निकटता। समझ गए ना? उ और अ, तो उ और अ की संहिता संज्ञा होगी। पर सन्निकर्ष संहिता को समझने के लिए मधुधन अरि आपको लिखना है। उ और अ की वर्णों की निकटता होने के कारण यहां पर संहिता संज्ञा है। और सीखते मधु के उ, मधु के उ की मात्रा तथा अरि के अ की संहिता संज्ञा है। ठीक है ना? इनके मध्य में अन्य वर्ण का व्यवधान नहीं है, यानी कि उ और अ के बीच में अन्य कोई वर्ण नहीं आया है। उ और अ के मध्य में कोई अन्य वर्ण नहीं आया है, क्योंकि इन दोनों में अत्यधिक निकटता है, समीपता है। इसलिए इन दोनों वर्णों की, उ और अ की संहिता संज्ञा है। अब मधुधन अरि को इको यणचि सूत्र से मधुधन अरि मध्वरि होता है। मधुधन अरि तो हमने लिख दिया, धन को हटाने के लिए मध्वरि शब्द बना। मध्वरि शब्द यण संधि के नियमानुसार बना। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। इस वीडियो में आपने 3 सूत्र सीखे। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण, परः सन्निकर्ष संहिता। अगर इन 3 सूत्रों में आपको कहीं पर भी दिक्कतें हुई, कहीं समझने में कमी लगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा, ताकि मैं उसी कमेंट बॉक्स के सहारे ही आपको उसका जवाब दे सकूं और आपको इन सूत्रों को समझने में आसानी हो सके। तो इस वीडियो में 3 सूत्र लिए गए हैं। अगली वीडियो में अगले अंतिम 3 सूत्रों को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।